कुछ महीने पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर हम पैदल चले। कन्याकुमारी से बारिश में, गर्मी में, कश्मीर की बर्फ में हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले। रास्ते में मध्य प्रदेश से भी निकला। लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किसानों से मिला, युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। एक दूसरी दृष्टि से, एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा। 2-3 आपको सरकार चलाने में भागीदारी होती, आपके लोग यहां बेरोजगार नहीं दिखाई देते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने निर्णय लिया कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है उसे हम छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन की नींव बनाएंगे। और हमने 2-3 ऐतिहासिक निर्णय लिए। पहला निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने कर दिया। दूसरा निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों को, वहां धान ज्यादा उगता है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो पहले 2500 था, आज छत्तीसगढ़ में 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलता है। अब बात समझिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। उसके बाद हमने कहा कि जो मजदूर खेत में काम करता है उसको हम 7000 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालेंगे। और आज वो 10,000 रुपए का हो गया है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने किसानों के जेब में पैसा डाला, मजदूरों के जेब में पैसा डाला, उनको सही दाम दिया, जो यहां पे आपको मिल नहीं रहा है। आपको गेहूं के लिए, सब्जी के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिल रहा, तो आप सब कर्ज में हो, कर्ज लेते हो, फिर आपको आत्महत्या करनी पड़ती है। आप छत्तीसगढ़ में पूछिए आत्महत्या कितने किसान कर रहे हैं, आपको मिलेंगे नहीं। मैं किसानों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है। मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता मुझे दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें अपने खेत का दाम नहीं मालूम। कहता नहीं मालूम। मैंने कहा क्यों। कहता मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा, मैं कभी नहीं बेचूंगा इस खेत को, बेचने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसा आ रहा है, कर्ज नहीं है, खेत को नहीं बेचूंगा, खेत को नहीं बेचूंगा, मुझे दाम क्या है उससे क्या लेना देना। तो किसानों को हमने, उनकी जिंदगी बदल दी। छत्तीसगढ़ में हुआ क्या, किसान और मजदूर ने अपना पैसा खर्च किया। अच्छा, किसान और मजदूर पैसा कहां खर्च करेंगे, गांव में करेंगे, शहरों में करेंगे। तो सीधा का सीधा पैसा किसान के जेब से, मजदूर की जेब से, छोटे दुकानदार की जेब में गया। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गांव में और शहरों में चालू हो गई। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है।
किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा। जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो। आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए। क्या होगा? तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया तकरीबन 3,000 4,000 करोड़ रुपया आपका गया। कहां गया? 16 कंपनी में। मैंने पता लगाया, 16 कंपनी की मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? आपके जेब में से पैसा गया, और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो, वहां पर जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है। टेलीफोन करते हो, कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे, सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया, और 2 3 4 लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अदानी बना कैसे? आपने कभी सोचा? ये अदानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा। आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है, और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है।
डायरेक्ट। तो दो सरकारें चल सकती हैं। एक सरकार जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करती है, और दूसरी सरकार जो अरबपतियों की रक्षा करती है। किसानों को आपने पैसा दिया, मजदूरों को आपने पैसा दिया, वो गांव में उसको खर्च करेगा, शहर में उसको खर्च करेगा, छोटे दुकानदार को फायदा होगा। आपने अदानी जी को पैसा दिया, अमेरिका में खर्च करेगा। किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसा दिया, यहां थोड़ी खर्च करेगा, वो जाके दुबई में खरीदेगा, माल बड़ा बड़ा सा घर खरीदेगा, आपका पैसा यहां से दुबई पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला कदम, अगर बेरोजगारी से लड़ना है, सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसको मैं एक्सरे कहता हूं। मैं एक्सरे कहता हूं कि भैया देखो, किसी को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है, हम कहते हैं या भैया चोट लग गई, जाओ पता लगाओ, अस्पताल जाओ, पता लगाओ हड्डी टूटी या नहीं। व्यक्ति अस्पताल जाता है, एक्सरे लेता है, डॉक्टर कहता है हाँ भैया हड्डी टूटी हुई है। अब हमें सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को जबरदस्त दर्द हो रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है। तो अब सवाल यह है भैया दर्द क्यों हो रहा है? एक्सरे जाति जनगणना। जिस दिन जाति जनगणना हो जाए उस दिन मध्य प्रदेश के हर ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मेरे 50%, 60% आबादी है, मेरे 60% अगर आबादी है, 50% आबादी है, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? मैं बेरोजगार क्यों हूं? अब जब मैं ये बात उठाता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से, कहता हूं नरेंद्र मोदी जी आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना कर दीजिए, ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी कितने, आदिवासियों को बता दीजिए आदिवासी कितने, दलितों को बता दीजिए दलित कितने। फिर वो जो 90 अफसर की बात है उसको ठीक करते हैं।